तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते थे उनमें सोराई जो हैं वो किस प्रकार से डेवलप होते थे। है ये। अब आज की जो हमारी क्लास है बेटा, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक मियोसिस डिवीज़न के द्वारा होता है। तो उनकी नेचर जो है वो हैप्लॉइड होती है। प्लस आपने देखा कि जब स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे, यानी उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद वो एक गैमीटोफाइट का कह सकते हो कि फॉर्मेशन करेंगे। और जो गैमीटोफाइट होगी तो वो भी कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से ही हैप्लॉइड गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने दो तरह के टेरिडोफाइट्स की स्टडी की थी। तो इनमें एक टेरिडोफाइट होते थे जिनको होमोस्पोरस बोला जाता था, और एक टेरिडोफाइट होते थे जिनको हेट्रोस्पोरस कहा जाता था। तो आप ये देखेंगे कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं तो उनमें स्पोर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से जनरेट होते हैं। है ये। तो मैं आपको बता दूं कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी गैमीटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा एक्सोस्पोरिक होता है। ये। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी जो गैमीटोफाइट होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सोस्पोरिक होता है। एक्सोस्पोरिक का मतलब है कि आउटसाइड द स्पोर वॉल के बाहर की तरफ उनका होता है, जिसको हम लोग प्रोथेलाई भी कह सकते हैं। और जो एक्सोस्पोरिक गैमीटोफाइट का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो मोनोसियस होगी। ये। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरस की, तो जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पोरिक होता है, और उनकी जो नेचर होती है वो डायसियस होती है। ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स जैसे मेल होता था तो उसको एंथ्रीडिया कहते थे, और जो फीमेल होता था उसको हम लोग आर्चिगोनिया कहते थे। ये। ऐसे ही यहाँ पे भी टेरिडोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं तो मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है, और जो फीमेल होता है उसको आर्चिगोनिया कहा जाता है। ये। अब जो एंथ्रीडियम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंथ्रीडियम होते हैं वो एक एंथ्रीडियल जो स्टेराइल सेल की बनी हुई जैकेट लेयर होती है, जिसको हम लोग एंथ्रीडियल जैकेट लेयर कहते हैं, उससे वो घिरे रहते हैं या कवर्ड होते हैं। ये। लेकिन अगर आर्कीगोनिया की बात करें या आर्चिगोनिया की बात करें तो वो दो हिस्सों में बटी होती है। तो एक होता है उसका नेक और दूसरा होता है उसका वेंटर। जैसे मैंने ब्रायोफाइट्स जब स्टडी करा रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो फीमेल स्ट्रक्चर था उसमें दो तरह के सेक्शंस डिवाइड थे। एक तो उसकी नेक होती थी और दूसरा उसका वेंटर होता था। तो वेंटर जो है वो नीचे का ब्रॉड पोर्शन होता है, और नेक जो है ऊपर का एक थिन या कह सकते हो ट्यूबुलर सेक्शन होता है। सही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि आर्कीगोनिया में नेक और वेंटर दो चीज़ों में बटा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो आर्कीगोनिया होती है, समझिए, तो इसमें दो हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। एक तो हो गया आपका नेक और दूसरा हो गया आपका वेंटर कैनाल सेल या वेंटर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो नेक होती है वो हमेशा प्रोजेक्टेड होती है। प्रोजेक्टेड का मतलब है कि ये बाहर की तरफ निकली होती है। ये। और जो वेंटर होता है ये एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड इन प्रोथैलस, यानी ये प्रोथैलस के अंदर धंसा रहता है जो वेंटर होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो नेक होता है आर्कीगोनिया का उसमें कितने कह सकते हो कि सेल्स की रोज जो हैं वो पाई जाती हैं। समझे। तो आप ध्यान रखिए कि जो नेक होता है तो नेक जो होता है इसके अंदर 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। सही है। अब इसमें हम देखेंगे एंड हैज़ 2 नेक कैनाल सेल्स, और इसमें दो जो होती हैं
इसमें दो देखेंगे, दो क्या होती हैं, नेक कैनाल सेल। जी, जैसे उसमें हमने देखा था कितनी नेक कैनाल सेल थी ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो 8 थी, और यहाँ पे कितनी होती हैं, तो इसमें 2 नेक कैनाल सेल जो हैं पाई जाती हैं। लेकिन किसी किसी में मोर देन 2 भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मोर देन 2 किस में होंगी, आपके लाइकोपोडियम के अंदर। तो लाइकोपोडियम की अगर आप नेक कैनाल देखोगे तो उसमें मोर देन 2 होती हैं, और 1 जो नेक कैनाल होती है ये पाई जाती है आपके टेरिडियम जो होता है उसके अंदर। समझे? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे सामने होते हैं। तो ये अब हम देखेंगे कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार से रहता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि टेरिडोफाइट्स जो हैं ये बिल्कुल टच में रहते हैं किसके, आपके ब्रायोफाइट्स के। तो आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता था वो विद द हेल्प ऑफ वाटर होता था। सिमिलरली टेरिडोफाइट्स में भी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो विद द हेल्प ऑफ वाटर ही होगा, जिसमें कि जो एंथेरोजॉइड्स होंगे वो कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द आर्चिगोनिया। सही है? तो जब वो आर्किगोनिया की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं, एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो बाई वाटर कहाँ जाते हैं, आर्किगोनिया के पास, ये पानी के द्वारा जाते हैं। तो यहाँ पे कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि आर्किगोनिया जो होती है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आर्किगोनिया पे फ्यूमेरिक एसिड पाया जाता है और मैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो ये दोनों एसिड जो होते हैं ये एंथेरोजॉइड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली है कि कौन कौन से एसिड जो होते हैं जो आर्किगोनिया पे पाए जाते हैं, जिससे एंथेरोजॉइड्स जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा बेटा। सही है? तो अब हम देखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक डिप्लॉयड जायगोट जो है वो जनरेट हो जाता है। सही है? तो जब डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा तो वो क्या होगा, फिर उसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होगा, और जब डिवीज़न स्टार्ट होगा तो वहाँ से एक वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। समझे? तो कहने का मतलब है कि जैसे ही एंथेरोजॉइड्स वाटर के माध्यम से आर्किगोनिया के पास पहुँचेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद डिप्लॉयड जायगोट जनरेट होगा, और डिप्लॉयड जायगोट जो है उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फिर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आपको स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है आपके लिए, तो यहाँ पर थोड़ा हम आपको लेके चलेंगे। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो स्पोरोफाइट जो होती है इनकी वो डायरेक्टली गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। समझे? यानी इसमें बीच में कोई और डिवीज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पोरोफाइट अगर डायरेक्टली गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो रही है तो इनको आप लोग एपोस्पोरी कह सकते हो। ये मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था। लेकिन अगर बाई चांस मान के चलिए कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें कि गैमीटोफाइट जो है, यानी गैमीटोफाइट जो है विदाउट एनी डिवीज़न अगर डायरेक्टली स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सही है, तो आप इसको कहेंगे एपोगैमी। ये क्या कहेंगे? एपोगैमी। तो ये दो टर्म जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो टेरिडोफाइट्स में आपने देखा कि यहाँ पे एपोस्पोरी और एपोगैमी जो है वो देखने को मिलता है। सही है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे, ये तो इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो हमने आज तक आपको अब तक जो बताए। तो हमारी आज टेरिडोफाइट्स की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे इसमें एग्जांपल्स जो आते हैं तो उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो पाए जाते हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है? तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल आता है दैट इज़ नोन एज द सिलेजिनेला। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका? सिलेजिनेला। ठीक है? तो सिलेजिनेला जो होता है इसको हम लोग स्पाइक या लिटिल क्लब मॉस के नाम से भी
जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक या लिटिल क्लब मॉस। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मॉस जो है उनको ब्रायोफाइट्स कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि मॉसेस का जो रिलेशन होता है वो टेरिडोफाइट से भी होता है, सही है। इसलिए ये ट्रू मॉस नहीं है, सिलेजिना जो है वो ट्रू मॉस नहीं होगा, ये हमारा एक कह सकते हो फॉल्स मॉस में इंक्लूड किया जाएगा, सही है। तो इसमें हमने देखा कि आपको यहाँ पे दो मेन स्पीसीज पढ़ने को मिलेंगी। एक होता है आपका सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, और दूसरी जो होती है वो सिलेजिनेला आपका नाम होता है रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। तो एक आपकी ये स्पीसीज पाई जाती है जिसको हम लोग संजीवनी कह देते हैं। आपने सुना होगा रामायण में एक वो आया था कि हनुमान जी उनको क्या नाम है, लक्ष्मण जी को शक्ति से बचाने के लिए संजीवनी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे। तो जो संजीवनी पौधा था, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि किसी भी इंसान को एक कोमा की स्टेज से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, कोमा में चले गए थे, समझे। तो ऐसा नहीं था कि वो मर गए थे, वो कोमा में चले गए थे, सही है। तो उस संजीवनी पौधे का यानी सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस का कह सकते हो कि एक आयुर्वेदिक वर्णन वो उस समय पे किया गया त्रेता युग में। तो हमने वहाँ पे देखा कि ये जो रूपेस्ट्रिस था संजीवनी, तो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जब लक्ष्मण जी के दिया गया लक्ष्मण जी को, तो वो कोमा से बाहर आ गए। तो ये हिमालय पर्वत पे सबसे ज़्यादा मात्रा में उस समय पे पाया जाता था, और आज भी इसका आयुर्वेदिक जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड वाइड है, सही है। आज भी अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है फॉर द बॉडी, क्लियर। तो इन दोनों की जो नेचर होती है वो थोड़ा मैं आपको बता दूं बेटा, ये ज़ीरोफाइटिक होते हैं। ज़ीरोफाइटिक का मतलब होता है कि इनको उगने के लिए या इनको जर्मिनेट होने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ जो सिलेजिनेला होता है, ये एक एवरग्रीन हर्ब है, एवरग्रीन हर्ब है, यानी ये हमेशा हरी भरी रहती है, इस पर कभी भी आप कह सकते हो ये सूखती नहीं है, सही है। अब इसकी जो स्पोरोफाइट होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था इसकी जो स्पोरोफाइट होगी वो 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा कि इसमें स्टेम भी पाया जाता है, इसमें रूट भी होती हैं, इनमें लीव्स भी होती हैं, सही है। तो इनका जो स्टेम होता है वो किस प्रकार का होता है, तो देखिए स्टेम जो होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, मतलब ज़मीन को छूते हुए ये लोग चलते हैं, ये प्लस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, यानी प्रोस्ट्रेट होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, प्लस आप देखेंगे कि इसके जहाँ से ब्रांचिंग निकलती हैं वहाँ पे राइजोफोर्स पाए जाते हैं। तो ये लिख देंगे राइजोफोर प्रेजेंट एट पॉइंट वेयर ब्रांच अराइज, सही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, सही है। इसके अलावा हमने यहाँ पे और देखा कि जो लीव्स होती हैं वो इनमें किस प्रकार की होती हैं। तो अगर हम लीव्स के बारे में बात करेंगे तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये स्मॉल होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, सिंपल होती हैं, सेसाइल होती हैं, समझे, स्मॉल सिंपल सेसाइल प्लस सिंगल वेन्ड होती हैं, यानी इनमें वेन जो है वो सिंगल वेन पाई जाती है। इसके अलावा लिग्यूलेट होती हैं, लिग्यूल्स पाए जाते हैं, और इनमें कप शेप्ड आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, ये। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो किसके हैं, लीव्स के हैं। ये सिंपल होती हैं, स्मॉल होती हैं, सेसाइल होती हैं, सिंगल वेन्ड होती हैं, लिग्यूलेट होती हैं, और इनमें कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पाए जाते हैं, सही है। तो हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इनका जो स्टेम है, अगर उसकी कटिंग हम लोग काटते हैं, उसको TS काटते हैं या LS काटते हैं, तो आप उसके अंदर स्टील जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सही है।
तो स्टेम की जो स्टील होती है इसमें हम देखेंगे कि इनमें जाइलम जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आप देखेंगे कि जो स्टेम है, स्टेम के अंदर जो जाइलम पाया जाता है तो वो जाइलम जो होता है वो डाईआर्क होता है। कैसा होता है? डाईआर्क प्लस एक्सार्क भी होता है। समझे? ये हम लोग आपको प्लांट टिश्यू के अंदर पढ़ाएंगे कि डाईआर्क एक्सार्क जो स्टेम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। प्लस इसमें ट्रैकिड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ लिख देंगे मेडअप ऑफ ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स पाई जाती हैं और कुछ में वेसल्स जो हैं वो भी पाई जाती हैं। ये तो ये चीज़ हमें पढ़नी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो अगर आप रूट के अंदर देखोगे तो रूट जो होती है उसके अंदर मोनार्क स्टील जो है वो पाई जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टील होती है वो कैसी होती है? मोनार्क स्टील जो है वो रूट के अंदर पाई जाती है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जाइलम किस तरह का होगा, तो जो जाइलम होगा वो आपका एक्सार्क होगा। जाइलम कैसा होगा? एक्सार्क होगा। और इसके अलावा इनका जो फ्लोएम होगा जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो फ्लोएम जो होगा उसकी जो शेप होगी वो होगी हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड इसका जो फ्लोएम होगा। सही है? तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि किस किस तरह से इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो इंटरनली और फिजियोलॉजिकली आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप इनको आसानी से पहचान सकते हो। सही है? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सेलेजिनेला होता है इसमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से रहता है। जी, तो अब हम इसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो 3 तरह का होता है। रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो इनमें 3 तरह का रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा। पहला होगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाई फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बल्बिल्स के द्वारा भी होता है और स्टेम ट्यूबर्स के माध्यम से भी होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है, प्लस स्टेम ट्यूबर्स के माध्यम से भी होता है और बल्बिल्स के माध्यम से भी होता है। ये वेजिटेटिव का हो गया। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है, क्योंकि इनमें 2 तरह के आपको गैमीट्स मिलते हैं देखने के लिए। एक होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं और दूसरे जो होते हैं उनको मेगास्पोर कहा जाता है। अब देखिए माइक्रोस्पोर जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके चारों तरफ जैकेट लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं वो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेगास्पोर्स जो बनते हैं वो यहाँ पे केवल 4 बनेंगे। मेगास्पोर की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो कितने होंगे? मैनी, मतलब बहुत सारे होंगे। समझे? अब ये 4 मेगास्पोर्स जो होते हैं इनमें से आगे चलने के बाद हम ये देखेंगे 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर्स गेट मैच्योर, कि इनमें एक ही मेगास्पोर जो है वो मैच्योर हो जाता है। सही है? जिसके फ्यूज़न के बाद हमने देखा कि अब हम यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इनका जब फ्यूज़न हो जाएगा तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सही है? तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोर से होता है। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं आगे चल के जो मेल गैमीटोफाइट होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं और जो मेल गैमीटोफाइट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एक ओवल बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स के स्ट्रक्चर में। सही है? तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं पहले उससे मेल गैमीटोफाइट बनती है और मेल गैमीटोफाइट बनने के बाद फिर वहाँ पे एक कह सकते हो एंथेरोजॉइड्स बन जाते हैं जिनकी शेप जो होती है वो ओवल होती है और बाईफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब इन पे 2 फ्लैजिला जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है? ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे फीमेल में जाएंगे, फीमेल सेक्शन में, तो वहाँ पे जो मेगास्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट होंगे, समझिए, बिफोर डिस्पर्सल, यानी डिस्पर्सन से पहले वो जर्मिनेट हो जाते हैं
उसके बाद टू फॉर्म द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो बना देते हैं, और जो फीमेल गैमीटोफाइट होती है वो डेवलप हो जाती है, और डेवलप होने के बाद आर्किगोनिया जो है वो बन जाता है। तो जो आर्किगोनियम होती है वो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक कह सकते हो शॉर्ट नेक जो है वो पाई जाती है, और उसकी जो वेंटर सेक्शन होता है वो एम्बेडेड रहता है इन द प्रोथैलस के अंदर। उसके बाद जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाई फ्लैजिलेटेड ओवल शेप एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो रेन वाटर के साथ फ्लॉट करते हुए आपका आर्किगोनियम के पास पहुंच जाते हैं, उनमें कीमोटैक्टिकली अट्रैक्शन होता है। उसके बाद फ्यूज़न होने के बाद जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद फिर स्पोर्स बनते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जिससे हैप्लॉइड गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सेलेजिनेला की लाइफ है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। क्लियर? तो हमने सेलेजिनेला पढ़ा जो कि कह सकते हो कि एक लोअर टेरिडोफाइट्स कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे फर्न के बारे में। जो फर्न होते हैं उनको हायर टेरिडोफाइट्स कैटेगरी में रखा गया है। सही है? तो अब हमारी जो कल की क्लास हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि फर्न जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनका अंदर जो डिटेल है वो आप कल स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आज हमने जो बेटा आपको पढ़ाया है इसको आप लोग ढंग से ध्यान कर लीजिएगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान से रखना है, क्योंकि वही चीज़ कंपटीशन में पूछी जाती है। ओके, थैंक यू बेटा।